हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक लव स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो लव स्टोरी है ये हम एक दिन में पूरी नहीं कर पाएंगे। जो ये स्टोरी है, ये नोवेल है, उसको हम एक दिन में पूरी नहीं कर सकते। अगर हमको एक दिन में इसको पूरी करना है तो मुझे लगभग 40 से 50 घंटे का वीडियो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर इसको पूरा करना चाहें तो हम लगभग 1 महीने में इसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस स्टोरी को मैं 1 महीने में पूरा करूँ। लगभग 40-50 मिनट के वीडियो इसके ऊपर रोज़ अपलोड करूँ ताकि आपकी जो स्टोरी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे से बहुत बढ़िया बढ़िया वाले सेंटेंसेस जो कि इसमें बोले गए हों, और बिल्कुल बहुत बेसिक इंग्लिश इसके अंदर यूज़ की हुई है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस जो है वो इस स्टोरी के अंदर ऑथर ने यूज़ किए हैं। ऑथर मतलब जो लेखक है उसने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस इसके अंदर डाले हैं जो कि आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और जो छोटे छोटे से सेंटेंसेस है, जो छोटी छोटी सी एक्शंस है, वो इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है, जिनको आपको एक बार देखना है, अच्छे से फोकस करना है, और आपको इंटरेस्ट तो 100% आने वाला है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 बार पढ़ ली है। उसके बाद भी जब मैं आपके लिए कंटेंट रेडी कर रही थी तो उस टाइम भी मुझे आगे की क्यूरियोसिटी लग रही थी कि आगे क्या होगा। मतलब मुझे पता है ऑलरेडी, बट फिर भी पढ़ने का मेरा बार बार मन करता है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि आपको इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने वाली है। क्यूरियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा, की आगे और जानने की कोशिश। ठीक है, तो इसके इंटरेस्ट के साथ साथ में आपको स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं, आपको जो नई चीज़ें इसमें आपको मिलती है उनको भी आपको देखना है, क्या आप इससे सीख सकते हैं वो भी आप देखेंगे। और इसके साथ ही साथ वोकेबुलरी के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका पता आपको नोटिफिकेशन से चल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि 30 डेज़ के अंदर हम इस नोवेल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नोवेल की सीरीज़ हम अलग चलाएंगे, डेली बेसिस पर एक वीडियो नोवेल के ऊपर आएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे कंसेप्ट्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, उनकी वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर आपके लिए नोवेल की वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कि आपको ज़्यादा क्यूरियस ना बनाकर आपके लिए कम से कम एक वीडियो तो डेली बेसिस पर लेके आऊँ। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवेल। ठीक है, स्टोरी का आनंद उठाइएगा। ठीक है, तो स्टोरी को आप इंजॉय करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ऑन बोर्ड फ्लाइट में। ऑन बोर्ड फ्लाइट का मतलब क्या होता है? जो हमारा एयरक्राफ्ट है, जो हमारी फ्लाइट है, वो टेक ऑफ कर चुकी है। टेक ऑफ करना मतलब हमारे ग्राउंड को छोड़ना, उड़ान भरना। ठीक है, तो अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं ऑन बोर्ड फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि वो अभी उड़ रही है। तो 2 लोग हैं जो आपस में बात करते हैं, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, फासन योर सीट बेल्ट्स प्लीज़। फासन योर सीट बेल्ट्स प्लीज़, इसका मतलब है कृपया अपने सीट बेल्ट्स बांध लो। फासन मतलब बांधना, जकड़ना। ठीक है, जो सीट बेल्ट के बकल्स होते हैं उनको जकड़ लो। इस सेंटेंस का मतलब ये है, फासन योर सीट बेल्ट्स प्लीज़, अपने सीट बेल्ट्स लगा लो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी आर पासिंग थ्रू टर्ब्यूलेंस। वी आर पासिंग थ्रू टर्ब्यूलेंस, इस सेंटेंस का मतलब है हम दिक्कत से गुजर रहे हैं, हम परेशानी से गुजर रहे हैं। ठीक है, वेदर ख़राब होगा तो उस टाइम जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो अनाउंस करती है कि वी आर पासिंग थ्रू टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या होता है? दिक्कत, परेशानी। ठीक है, तो हम परेशानी से गुजर रहे हैं। वी आर पासिंग थ्रू टर्ब्यूलेंस, हम परेशानी से गुजर रहे हैं। तो इसलिए उसने बोला था कि फासन योर सीट बेल्ट्स, तो अपने सीट बेल्ट्स लगा लो। अगला हमारा सेंटेंस यही है कि द फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंस्ड।
जो फ्लाइट अटेंडेंट कौन होती है, जो एयर होस्टेस वगैरह होती है, जो क्रू मेंबर्स होती है, उनको हम फ्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो द फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंस्ड, फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या किया, अनाउंस किया, एक चेतावनी दी कि अपने सीट बेल्ट्स लगा लो क्योंकि हम टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, ठीक है। टर्बुलेंस मतलब होता है परेशानी से, बेड वेदर से, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर बेड जो बाहर है वो बादलों में बेड वेदर था, तो टर्बुलेंस हो रहा था, वहाँ पे अशांति महसूस हो रही थी। तो फ्लाइट अटेंडेंट ने बोला कि अपने सीट बेल्ट्स लगा लो। अगला हमारा सेंटेंस है आइज शट, आई फंबल्ड टू फाइंड द बेल्ट बट आई कुडंट। अब जो स्टोरी टेलर है वो हमें बता रहा है कि आइज शट मतलब आंखें बंद थी, आई फंबल्ड टू फाइंड द बेल्ट, आई फंबल्ड टू फाइंड द बेल्ट का मतलब होता है कि मैं बेल्ट को ढूंढने में भटक गया, ठीक है। फंबल्ड का मतलब होता है भटकना या फिर लड़खड़ा जाना, ठीक है। तो भूल जाना, भटक जाना इसका मतलब होता है। तो आई फंबल्ड टू फाइंड द बेल्ट, मैं सीट बेल्ट को ढूंढने में भटक गया, बट आई कुडंट, पर मुझे नहीं मिला, ठीक है, या फिर पर मैं उसको ढूंढ नहीं सका, ठीक है। बट आई कुडंट मतलब मैं सीट बेल्ट नहीं ढूंढ सका। अगला हमारा सेंटेंस है फासन योर सीट बेल्ट सर। फिर से फ्लाइट अटेंडेंट क्या बोलती है, फासन योर सीट बेल्ट सर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द फ्लाइट अटेंडेंट पर्सनली रिमाइंडेड मी। अगला सेंटेंस क्या है, द फ्लाइट अटेंडेंट पर्सनली रिमाइंडेड मी, मतलब जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसने मुझे पर्सनली बोला कि फासन योर सीट बेल्ट सर, मतलब आप अपना सीट बेल्ट जकड़िए या फिर आप अपना सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है। द फ्लाइट अटेंडेंट पर्सनली रिमाइंडेड मी, मुझे पर्सनली आके उसने बोला कि सर आप अपना सीट बेल्ट लगाइए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी लुक्ड एट मी लाइक आई वॉज वन ऑफ दोज डम्ब पैसेंजर्स। अगला सेंटेंस क्या है, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, शी लुक्ड एट मी इसका मतलब होता है उसने मेरी तरफ देखा, लाइक आई वॉज वन ऑफ दोज डम्ब पैसेंजर्स। लाइक मतलब क्या होता है, जैसे कि आई वॉज वन ऑफ दोज डम्ब पैसेंजर, जैसे कि मैं उन गंवार, डम्ब मतलब होता है गंवार पैसेंजर्स में से हूँ, हु कुडंट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, हु कुडंट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन। जो हु का मतलब क्या होता है जो, कुडंट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस मतलब जो सिंपल से, जो साधारण से निर्देश है उनका भी पालन नहीं कर सकते। तो हमारा पूरा सेंटेंस है शी लुक्ड एट मी लाइक आई वॉज वन ऑफ दोज डम्ब पैसेंजर्स हु कुडंट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैं उन गंवार पैसेंजर्स में से हूँ, जो पैसेंजर्स क्या होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन गंवार यात्रियों में से हूँ जिनको सिंपल से निर्देश भी पता नहीं चलते कि कैसे सीट बेल्ट को बांधना है, उसने इस तरह मेरी तरफ देखा। अगला हमारा सेंटेंस है सॉरी सॉरी आई सेड, मतलब जो आदमी था उसने बोला सॉरी सॉरी, ठीक है। सॉरी सॉरी मतलब उसको बोला अटेंडेंट को कि सॉरी सॉरी है ना, मतलब मैं बांध रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वेयर वॉज माई अदर एंड ऑफ बेल्ट, मेरा दूसरा जो बेल्ट का एंड था वो कहाँ था, मतलब ऐसे वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा एक और बेल्ट का एंड था वो कहाँ था। एनीवेज कोई बात नहीं, एनीवेज का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है माई हेड हर्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ स्लीप, मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा था नींद की कमी की वजह से। लैक ऑफ स्लीप का मतलब क्या होता है, नींद की कमी की वजह से। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी की वजह से मेरा हेड जो है, जो सिर है वो हर्ट हो रहा था, मतलब दर्द कर रहा था। अगला हमारा सेंटेंस है मैंने अपना पूरा दिन हैदराबाद में बिताया। एक जो एजुकेशन इवेंट था, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो इवेंट था उसके अंदर मैंने अपना पूरा दिन बिताया। आई हैड स्पेंड द होल डे इन हैदराबाद एट एन एजुकेशनल इवेंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डैम वेयर द हेल वॉज माई बकल,
वेयर द हेल वॉज माई बकल। डैम का मतलब क्या होता है, जो अब गुस्सा होके इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं डैम या फिर शिट, तो इसने बोला डैम वेयर द हेल वॉज माई बकल। अब मेरा बकल कहाँ था, मतलब वो हमको सुना रहा है तो वो पास्ट में ही बात करेगा कि अब मुझे नहीं पता कि मेरा बकल कहाँ था, है ना, बकल कहाँ था, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू आर सीटिंग ऑन योर बेल्ट। यू आर सीटिंग ऑन योर बेल्ट। द पर्सन नेक्स्ट टू मी सेड। द पर्सन नेक्स्ट टू मी सेड। ये क्या है सेंटेंस है, यू आर सीटिंग ऑन योर बेल्ट, तुम अपने बेल्ट पर बैठे हो। यू आर सीटिंग ऑन योर बेल्ट, तुम अपने बेल्ट पर बैठे हो। द पर्सन नेक्स्ट टू मी सेड, मतलब जो मेरे पास में जो आदमी बैठा था उसने मुझे बताया कि तुम अपने बेल्ट पर बैठे हो। द पर्सन नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी मतलब क्या होता है, बगल में बैठा हुआ आदमी, ठीक है। नेक्स्ट टू की जगह हम बिसाइड भी बोल सकते हैं, द पर्सन बिसाइड मी सेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ओह स्टूपिड मी, मतलब वो खुद को क्या बोल रहा है आदमी कि अरे यार मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। आई सेड, मतलब वो आदमी हमको जो कहानी सुना रहा है वो बोल रहा है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ। ओह स्टूपिड मी आई सेड, है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फाइनली क्लिकिंग माई बेल्ट शर्ट। आखिरकार मैंने अपना बेल्ट जो है वो क्लिक कर दिया, मतलब लगा दिया। फाइनली क्लिकिंग माई बेल्ट शर्ट, शर्ट मतलब बंद कर दिया, ठीक है, तो बेल्ट उसने लगा दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है माई आईज स्टिल रिफ्यूज्ड टू ओपन। माई आईज स्टिल रिफ्यूज्ड टू ओपन, मतलब मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। रिफ्यूज्ड टू, और रिफ्यूज्ड मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो मेरी आंखें खोलने से मना कर रही थी या फिर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। माई आईज स्टिल रिफ्यूज्ड टू ओपन, मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी, ठीक है। स्टिल जिसमें आता है उसमें अभी भी का सेंस निकलता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टफ फ्लाइट इजंट इट, ही सेड। ये क्या सेंटेंस है, टफ फ्लाइट इजंट इट, ही सेड, मतलब जो आदमी मेरे पास बैठा था, ठीक है, उसने क्या बोला कि ये दिक्कत वाली फ़्लाइट है ना। टफ फ्लाइट मतलब होता है कि परेशानी वाली फ़्लाइट है। टफ फ्लाइट इजंट इट, इजंट इट का मतलब होता है ना। जब हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं तो हम इजंट इट लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, उसका मतलब होता है ना। तो टफ फ्लाइट इजंट इट, ही सेड, उसने कहा ये दिक्कत वाली फ़्लाइट है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टेल मी अबाउट इट, आई सेड, मतलब जो जिसको बकल नहीं मिल रहा था वो वाला आदमी जो हमको स्टोरी सुना रहा है वो बोल रहा है टेल मी अबाउट इट, आई सेड, मतलब मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में बताओ। आई नीड अ कॉफ़ी, आई नीड अ कॉफ़ी, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। टेल मी अबाउट इट मतलब मुझे इसके बारे में बताओ। आई सेड, मैंने कहा। आई नीड अ कॉफ़ी, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए या फिर मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत है। आई नीड अ कॉफ़ी, मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत है। अगला हमारा सेंटेंस है नो सर्विस एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस। नो सर्विस एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस, तो वो आदमी बोलता है जो पास में बैठा है वो बोलता है कि नो सर्विस एट द मोमेंट, आप अभी के टाइम पे कोई भी सर्विस आपको नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस, क्योंकि अभी हमारे फ़्लाइट जो है वो दिक्कत का सामना कर रही है, इसलिए टर्बुलेंस हो रहा है फ़्लाइट में, इसलिए आपको अभी कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या है गोइंग फॉर एन इवेंट, मतलब वो पूछता है, जो पास वाला आदमी है वो पूछता है गोइंग फॉर एन इवेंट, मतलब क्या तुम एक इवेंट में जा रहे हो। गोइंग फॉर एन इवेंट, तुम इवेंट में जा रहे हो। ही सेड, मतलब वह बोलता है कि क्या तुम एक इवेंट में जा रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रिटर्निंग फ्रॉम वन, मतलब एक इवेंट से आ रहा हूँ। ये वाला ही सेंटेंस हमारे को फॉलो करना है। उसने पूछा गोइंग फॉर एन इवेंट, तो इसमें अपने आप अंडरस्टूड है कि रिटर्निंग फ्रॉम वन, इसका मतलब है आगे इवेंट अपने आप लगा हुआ है। रिटर्निंग फ्रॉम वन, इवेंट हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो क्या बोला रिटर्निंग फ्रॉम
वन मतलब इवेंट से आ रहा हूँ, एक इवेंट से आ रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। फिर क्या बोलता है, समवॉट सरप्राइज्ड, समवॉट सरप्राइज्ड। समवॉट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा सरप्राइज सा लगा है ना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक लगा मुझे कि हाउ डिड ही नो, हाउ डिड ही नो मतलब वह कैसे जानता है कि मैं एक इवेंट से आ रहा हूँ या फिर इवेंट में जा रहा हूँ, कुछ भी। तो हाउ डिड ही नो, इसका मतलब क्या होता है, यह कैसे जानता है, ठीक है। जो आदमी बैठा है पास में उसके लिए बोलता है कि मुझे सरप्राइज, में एकदम से सरप्राइज्ड हुआ कि यह कैसे जानता है कि मैं इवेंट में जा रहा हूँ या आ रहा हूँ। तो हाउ डिड ही नो, ठीक है, यह कैसे जानता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सॉरी आई सा योर बोर्डिंग पास। जो पास में आदमी बैठा है वो क्या बोलता है, सॉरी माफ़ करना, मैंने तुम्हारा बोर्डिंग पास देखा। आई सा योर बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास क्या होता है, जब हम फ्लाइट के अंदर बैठने आते हैं ना तब हमको एक पास मिलता है तो उसको हम बोर्डिंग पास बोलते हैं। तो उस पर हमारा नाम वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, सॉरी आई सा योर बोर्डिंग पास, माफ़ करना मैंने तुम्हारा बोर्डिंग पास देखा। अगला सेंटेंस है, चेतन भगत द ऑथर राइट। तो वो आदमी क्या बोलता है, चेतन भगत द ऑथर राइट, मतलब तुम्हारा नाम चेतन भगत है और तुम एक लेखक हो, सही है ना। राइट का मतलब होता है सही है ना। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एंड राइट नाउ अ ज़ोंबी ही लाव्ड। मतलब जो आदमी बोल रहा था कि तुम्हारा नाम चेतन भगत है और तुम एक ऑथर हो, तो वो आगे क्या बोलता है कि और अभी तो तुम ज़ोंबी हो। ज़ोंबी मतलब क्या होता है, जो इंसानों को खाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का लग रहा था चेतन भगत, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। आगे हम सब देखेंगे हमारी स्टोरी। बट इसने बोला कि राइट नाउ अ ज़ोंबी ही लाव्ड, और हंसने लगा। ही लाव्ड और हंसने लगा। एंड राइट नाउ अ ज़ोंबी मतलब अभी तुम ज़ोंबी लग रहे हो और हंसने लगा। ही लाव्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हाय आई एम केशव राज पुरोहित। तो वो आदमी क्या बोलता है कि मैं केशव राज पुरोहित हूँ। चेतन भगत जो ऑथर है, ये हम स्टोरी एक नोवेल की पढ़ रहे हैं जो चेतन भगत ने लिखी है। तो जो सामने उनके बैठा था, जो उसके बिसाइड मतलब उसके साइड में जो आदमी बैठा था उसका नाम केशव था। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है चेतन भगत से, क्या बोलता है, हाय आई एम केशव राज पुरोहित। तो उस आदमी का नाम क्या था, केशव राज पुरोहित। अगला हमारा सेंटेंस है, एन ऑकवर्ड साइड बाय साइड हैंडशेक फॉलोड। मतलब ऐसे उसने बोला ना कि हाय मेरा नाम केशव राज पुरोहित है, तो उन्होंने साइड बाय साइड हैंडशेक कर लिया। हैंडशेक मतलब हाथ मिला लिया। ऑकवर्ड सा मतलब एक बेतुका सा हाथ मिलाया, कुछ खास हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। तो साइड बाय साइड हैंडशेक फॉलोड। अगला सेंटेंस है, वी पास्ड थ्रू एंग्री क्लाउड्स दे डिडंट लाइक दिस हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट डिस्टर्बिंग देम। ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहा था केशव, कि वी पास्ड थ्रू एंग्री क्लाउड्स मतलब हम गुस्से वाले बादलों से गुजर रहे हैं। दे डिडंट लाइक दिस हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट डिस्टर्बिंग देम। तो जो बादल है उनको यह पसंद नहीं आ रहा था कि एक हार्ड मेटल का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो प्लेन की बात कर रहा है कि एक हार्ड मेटल का ऑब्जेक्ट है जो फ्लाइट है वो उन बादलों को डिस्टर्ब करे। तो वो बस ऐसे ही अपने मन में बोले जा रहा था, ऐसे विस्परिंग कर रहा था। विस्परिंग मतलब ऐसे फुसफुसा रहा था कि वी पास्ड थ्रू एंग्री क्लाउड्स, हम बहुत गुस्से वाले बादलों से गुजर रहे हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि एक हार्ड ऑब्जेक्ट जो है, जो कि फ्लाइट है, वो उनको डिस्टर्ब करे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, द एयरक्राफ्ट रेटल्ड लाइक अ पेबल। इसका मतलब होता है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो फ्लाइट है, वो एक पेबल की तरह लड़खड़ा रही थी। रेटल्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। पेबल का मतलब होता है कंकड़, ठीक है। तो एक जो वो एयरक्राफ्ट था वो टर्ब्यूलेंस के कारण क्या हो रहा था, एक पेबल की तरह लड़खड़ा रहा था,
ठीक है। तो आपको ये दोनों वोकेबुलरी याद कर लेनी है कि रेटल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, और पेबल का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कंकर्स होते हैं, जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं, पेबल। तो आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पता चल रहे होंगे, और बहुत सारी वोकेबुलरी भी आप इसमें सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई क्लच्ड द आर्म रेस्ट्स। क्लच्ड का मतलब होता है उसने क्या किया, उसने पकड़ लिया आर्म रेस्ट को। आर्म रेस्ट मतलब जो हम चेयर होती है तो उसके दोनों साइड में जो हम अपने हाथ रख के बैठे रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्म रेस्ट, ठीक है। जो दोनों हैंडल्स होते हैं चेयर के, ठीक है, उनको बोलेंगे हम आर्म रेस्ट। तो जो हमारा सेंटेंस है वो है आई क्लच्ड द आर्म रेस्ट। क्लच मतलब पकड़ना, तो पकड़ लिया उसने अच्छे से। आई क्लच्ड द आर्म रेस्ट। अ फ्यूटाइल सर्च फॉर स्टेबिलिटी एट 38,000 फीट। मतलब अ फ्यूटाइल सर्च, अ फ्यूटाइल सर्च का मतलब क्या होता है कि एक व्यर्थ का प्रयास। फ्यूटाइल मतलब होता है कि फालतू के प्रयास है ना, फालतू का जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं। अ फ्यूटाइल सर्च, अ फ्यूटाइल सर्च फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। जैसे कि वो यूँ सोच रहा था कि अगर मैं आर्म रेस्ट को पकड़ लूँगा, ठीक है, जो चेयर के हैंडल से उनको मैं पकड़ लूँगा तो मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट वो एक फ्यूटाइल सर्च कर रहा था क्योंकि वो व्यर्थ था। मतलब वहाँ पे 38,000 फीट पे वो स्टेबिलिटी पाना चाह रहा था, ठीक है, चेतन भगत। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेस्टी। नेस्टी केशव सेड। नेस्टी का मतलब होता है कितना खराब, है ना, मतलब क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट के अंदर टर्बुलेंस हो रहा था तो केशव बोला कि नेस्टी। तो नेस्टी हम बोल सकते हैं जब हमको बोलना हो इंग्लिश में कि कोई चीज़ खराब लग रही हो हमको, तो हम बोलते हैं नेस्टी, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है आई ब्रीथड डीपली फ्रॉम माई माउथ। आई ब्रीथड डीपली फ्रॉम माई माउथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लगाया है कि मैंने सांस ली। डीपली मतलब गहरी सांस ली। आई ब्रीथड डीपली, मैंने गहरी सांस ली फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुंह से, ठीक है। जैसे हम मुंह खोल के सांस लेते हैं ना, वैसे चेतन भगत ने सांस ली। आई ब्रीथड डीपली फ्रॉम माई माउथ, मैंने अपने मुंह से गहरी सांस ली। एंड शुक माई हेड, और सिर को हिलाया। शुक, शुक क्या है, शेक का सेकेंड फॉर्म। शेक मतलब होता है हिलाना, और शुक मतलब होता है हिलाया। तो एंड शुक माई हेड, और सर को हिलाया। रिलैक्स, क्या बोला उसने, रिलैक्स। इट विल बी सून फाइन, आई टोल्ड टू माई सेल्फ। आई टोल्ड माई सेल्फ मतलब उसने खुद को रिलैक्स किया, ऐसे बोला कि रिलैक्स, इट विल बी सून फाइन, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जो फ्लाइट के अंदर टर्बुलेंस चल रहा था उसके लिए चेतन भगत ने खुद को बोला कि रिलैक्स, डोंट वरी, आई इट विल बी सून फाइन, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और आगे क्या लिखता है वो, आई टोल्ड माई सेल्फ मतलब मैंने खुद से कहा, खुद से कहा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इजंट इट अमेजिंग। इजंट इट अमेजिंग मतलब ये आश्चर्यजनक नहीं है, ठीक है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। इजंट इट अमेजिंग वी आर इन दिस बिग मेटल बॉक्स फ्लोटिंग इन द स्काई। हम इस बड़े से मेटल बॉक्स, जो धातु का बना बॉक्स है, इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना, ठीक है, हवा के अंदर तैरना। ऐसे तो पानी के अंदर तैरने को भी फ्लोट बोलते हैं, बट जो हम उड़ते हैं ना उसको भी हम फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोटिंग इन द स्काई मतलब हम आकाश में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं इस बड़े से मेटल बॉक्स के अंदर। इजंट इट अमेजिंग, स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा सेंटेंस कि इजंट इट अमेजिंग, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इस बड़े से मेटल बॉक्स के अंदर आकाश में तैर रहे हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द वेदर, मतलब हमारे पास में निश्चित ही, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, निश्चित ही हमारे पास में कोई कंट्रोल नहीं है वेदर के ऊपर, मतलब जो मौसम है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और हम इस बड़े से मेटल बॉक्स के अंदर आकाश में जो है वो उड़ रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड कुड रीप दिस प्लेन अपार्ट, मतलब एक जोर का हवा का झोंका आ सकता है और इस प्लेन को
कुड रिप दिस प्लेन अपार्ट, मतलब इसको प्लेन को तोड़ सकता है। वो ऐसे बोल रहा है कि ये अमेजिंग नहीं है, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इस बड़े से टीन के डब्बे के अंदर और हमारा कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं है हमारा वेदर के ऊपर, तो एक हवा का झोंका हमें हमारी इस प्लेन को तोड़ सकता है। ठीक है, ही सेड इन काम वॉइस, वो काम वॉइस मतलब क्या होता है, शांत आवाज़ में बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि इजंट इट अमेजिंग, मतलब ये आश्चर्यजनक नहीं है। तो उसने ये बातें बोली, किसने, केशव ने। अगला हमारा सेंटेंस है दैट इज़ कंफर्टिंग केशव आई सेड, मतलब जो चेतन भगत है उसने बोला कि यह अभी ठीक लग रहा है। दैट इज़ कंफर्टिंग केशव, मतलब अब कंफर्टेबल लग रहा है। दैट इज़ कंफर्टिंग केशव मतलब अब ठीक लग रहा है। अगला सेंटेंस है ही लाफ्ड अगेन, वह फिर से हंसा। जो केशव है वह फिर से हंसने लगा। जब चेतन भगत ने बोला कि अब ठीक लग रहा है तो उसने जो केशव है वो फिर से हंसा। ही लाफ्ड अगेन, ही लाफ्ड अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाफ एन आवर लेटर, हाफ एन आवर लेटर। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, आधे घंटे बाद। लेटर का मतलब होता है बाद में। तो क्या बोला, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद। द वेदर हैड काम्ड डाउन, द वेदर हैड काम्ड डाउन, जो मौसम है वो शांत हो चुका था। द वेदर हैड काम्ड डाउन, काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत होना। और यहाँ पे हमने हेड और फिर काम का थर्ड फॉर्म लगाया है, काम्ड डाउन, मतलब मौसम शांत हो चुका था। आधे घंटे बाद मौसम शांत हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लाइट अटेंडेंट्स रिज्यूम्ड केबिन सर्विस। रिज्यूम करना मतलब क्या होता है, फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, हम जब किसी को कॉल करते हैं तो हम होल्ड पे रखते हैं, तो किसी वापस सामने वाले का जो दूसरे वाले का हमने कॉल उठाया है उसको काटने के बाद में हमारे एक ऑप्शन आता है रिज्यूम द कॉल, है ना। रिज्यूम द कॉल का मतलब होता है कि फिर से कनेक्ट करो। ठीक है, तो इसमें रिज्यूम्ड का मतलब होता है कि फिर से स्टार्ट करना। तो हमारा सेंटेंस क्या है, द फ्लाइट अटेंडेंट्स रिज्यूम्ड केबिन सर्विस, मतलब जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो एयर होस्टेस वगैरह थी, उन्होंने रिज्यूम्ड कर दी। रिज्यूम्ड मतलब फिर से स्टार्ट कर दी। जो सर्विसेज मिलती है हमें फ़्लाइट के अंदर, जो खाने पीने वगैरह की, तो सब वो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि मौसम जो था वो शांत हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। ये चेतन भगत बोल रहा है कि मैंने अपने लिए क्या किया, 2 कप कॉफ़ी के ऑर्डर किए। आई ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए 2 कप कॉफ़ी के जो है वो ऑर्डर किए। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू लाइक 1 2, मतलब वो केशव से पूछ रहा है कि क्या तुमको भी एक चाहिए, तुम भी एक लेना पसंद करोगे। तो वुड यू लाइक 1 2, 2 का मतलब होता है भी। ठीक है, तो वुड यू लाइक 1 2 मतलब तुम भी एक लेना पसंद करोगे। तो केशव बोलता है नो, नो कॉफ़ी, डू यू हैव प्लेन मिल्क, ही सेड टू द फ्लाइट अटेंडेंट। तो वो फ्लाइट अटेंडेंट से बोलता है कि मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, नो कॉफ़ी। डू यू हैव प्लेन मिल्क, मतलब तुम्हारे पास प्लेन मिल्क है, जो सादा दूध है वो है क्या। ही सेड टू द फ्लाइट अटेंडेंट, वो फ्लाइट अटेंडेंट से बोलता है कि तुम्हारे पास सादा दूध है क्या, डू यू हैव प्लेन मिल्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नो सर। फ्लाइट अटेंडेंट क्या बोलती है, नो सर, जस्ट टी कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब वो बोलती है कि हमारे पास सिर्फ क्या है, टी मतलब चाय, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, और सॉफ्ट ड्रिंक्स है। द फ्लाइट अटेंडेंट सेड, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि हमारे पास में सिर्फ चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है वेयर डिड ही थिंक ही वॉज, मतलब ये चेतन भगत बोल रहा है कि ये क्या सोच रहा है कि वह कहाँ है। वेयर डिड ही थिंक ही वॉज, क्योंकि केशव ने क्या मांगा, प्लेन दूध मांगा। ठीक है, तो चेतन भगत बोलता है कि यह क्या सोच रहा है कि वह कहाँ है। वेयर डिड ही थिंक ही वॉज, वेयर डिड ही थिंक ही वॉज, यह क्या सोच रहा है कि यह कहाँ है। आई अ डेयरी फार्म, अ डेयरी फार्म,
क्या ये डेयरी फार्म में है, मतलब जहाँ पे दूध मिलता है वहाँ है। एंड हाउ ओल्ड वाज ही 12, मतलब वो बोल रहा है कि क्या ये क्या 12 साल का है जो ये दूध मांग रहा है। हाउ ओल्ड वाज ही 12, मतलब ये क्या डेयरी फार्म में है या फिर ये 12 साल का है जो दूध मांग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है टी देन, मतलब केशव बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में मिल्क नहीं है प्लेन तो फिर चाय चलेगी, ठीक है। तो बोलता है टी देन, तो फिर टी, तो फिर चाय, टी देन इसका मतलब क्या होगा, तो फिर चाय। विथ एक्स्ट्रा मिल्क सेशेज, विथ एक्स्ट्रा मिल्क सेशेज इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा दूध के पाउच के साथ में मुझे चाय ला के दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई गल्प्ड डाउन माई फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी। चेतन भगत बोल रहा है ये कि मैंने अपनी जो फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी था, जो पहला कॉफ़ी का कप था, 2 मंगाए थे ना उसने, तो पहला उसने गल्फ डाउन कर दिया था। गल्फ डाउन मतलब क्या होता है, गल्फ डाउन का मतलब होता है कि घटक लेना। हम पानी को क्या करते हैं, घटक लेते हैं, ठीक है। तो उसने पूरा पी लिया था। तो इसमें कितने अच्छे अच्छे आपको है ना फ्रेजल वर्ब्स मिल रही है सीखने को, जैसे कि गल्प डाउन, गल्प डाउन मतलब होता है घटक लेना कोई चीज़। तो इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक तो ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस पता चल रहे हैं और इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो चेतन भगत क्या करता है, आई गल्प्ड डाउन माई फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैंने पहला कप जो है वो मेरी कॉफ़ी का घटक लिया था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई फेल्ट लाइक अ फ़ोन विथ लो बैटरी, मतलब चेतन भगत ऐसे बोल रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। आई फेल्ट, फील का मतलब होता है महसूस होना और इसका ये सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। तो आई फेल्ट लाइक अ फ़ोन विथ लो बैटरी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा फ़ोन हूँ जिसमें बैटरी नहीं है। दैट हैड फाइनली मेट अ चार्जर, आगे सेंटेंस क्या बोलता है, दैट हैड फाइनली मेट अ चार्जर, मैं से फ़ोन जैसा महसूस कर रहा था जिसमें बैटरी ख़त्म होने वाली थी या फिर बैटरी नहीं थी, लो बैटरी थी और उसको चार्जर मिल गया, ठीक है। जैसे ही हम चार्ज पे लगाते हैं फ़ोन तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कॉफ़ी पी है, एक कप मैंने कॉफ़ी पी ली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फ़ोन जैसा हूँ जो लो बैटरी का फ़ोन है और उसको चार्जर मिल गया, क्योंकि उसको कॉफ़ी मिल गई थी तो वो खुद को थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई रिबूटेड एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आई रिबूटेड, रीबूट का मतलब होता है कि फिर से स्टार्ट होना, रिफ्रेश होना। तो आई रिबूटेड मतलब वो फिर से एनर्जेटिक हो गया। एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कम से कम कुछ मिनट के लिए तो वो रिब्यूट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू लुक बेटर नाउ, केशव कमेंटेड। अब जो केशव है उसने कमेंट किया, मतलब एक टिप्पणी की उसके ऊपर, उसने बोला कि यू लुक बेटर नाउ, मतलब पहले तुम ज़ॉम्बी लग रहे थे कि इंसानों को खा जाओगे, क्योंकि बेचारा चेतन भगत जो है वो थका हुआ महसूस कर रहा था। तो केशव ने उसको बोला था कि तुम ज़ॉम्बी लग रहे हो। तो अभी ये बोल रहा है कि यू लुक बेटर नाउ, तुम अब बेहतर लग रहे हो, क्योंकि उसको कॉफ़ी मिल गई थी तो वो ठीक महसूस कर रहा था चेतन भगत। तो केशव ने बोला कि अब तुम ठीक लग रहे हो, यू लुक बेटर नाउ, अब तुम बेहतर लग रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई टर्न्ड एट एन एंगल टू लुक एट हिम प्रॉपरली। मैं एक एंगल पर, मतलब मैं एक कोण पर झुका उसको सही से देखने के लिए। आई टर्न्ड मतलब झुकना। आई टर्न्ड एट एन एंगल टू लुक एट हिम प्रॉपरली, मतलब उसको अच्छे से देखने के लिए, प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मैं केशव की तरफ झुका, ठीक है। तो वो केशव की तरफ उसको अच्छे से देखने के लिए झुका। अगला सेंटेंस है ही हैज़ अ हैंडसम फेस विथ डीप ब्राउन आईज, ठीक है। क्या है, ही हैज़ अ हैंडसम फेस विथ डीप ब्राउन आईज, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है और साथ ही उसकी आंखें कैसी है, बहुत गहरी और भूरी आंखें हैं, ठीक है।
तो डीप ब्राउन आइज का मतलब होता है गहरी और भूरी आंखों के साथ में एक सुंदर सा चेहरा उसको दिखता है, केशव उसको, चेतन भगत को, किसका, केशव का। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही लुक्ड लाइक दे हैड सीन मोर लाइफ देन अ मैन हिज एज। इसका मतलब है ही लुक्ड लाइक, ही लुक्ड लाइक का मतलब है कि उसकी आंखें हैं, उनके बारे में चेतन भगत बोलता है कि उसकी आंखें ऐसी दिख रही थी कि उन्होंने, जो आदमी है, उसकी उम्र से ज़्यादा दुनिया देखी हो या फिर ज़्यादा ज़िंदगी देखी हो। मतलब उसकी आंखों में कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ ये आदमी है जो जिस एज का ये लग रहा है उससे ज़्यादा इसको अनुभव है, ठीक है। दे लुक्ड लाइक दे हैड सीन मोर लाइफ देन अ मैन हिज एज। आगे सेंटेंस है विच आई गेस वाज अराउंड मिड 20s। मतलब जो चेतन भगत है वो बोलता है कि विच आई गेस्ड, मतलब मैंने एक अनुमान लगाया था कि ये लगभग 25 साल का होगा। मिड 20s मतलब 20 और 30 साल के बीच में, मतलब लगभग 25 साल का होगा। 25 साल का आदमी था वो जो उसके पास बैठा था, वो लड़का। तो उसकी आंखें क्या बोल रही थी, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि ये 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, मतलब इसने इससे ज़्यादा दुनिया देखी है। अगला सेंटेंस है इवन इन द डार्क हिज आईज वर ग्लिम्ड। इवन इन द डार्क हिज आईज वर ग्लिम्ड, मतलब इतने अंधेरे के अंदर भी उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी। इवन इन द डार्क हिज आईज वर ग्लिम्ड, अंधेरा था फ्लाइट के अंदर तो उस टाइम भी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम अडिक्टेड टू दिस स्टफ। आई एम अडिक्टेड टू दिस स्टफ आई सेड, मतलब ऑथर बोलता है कि मैं ऐसी चीज़ों से अडिक्टेड हूँ, मतलब मुझे ऐसी चीज़ों की लत है। आई एम अडिक्टेड टू दिस स्टफ। स्टफ हम जनरली ऐसी चीज़ों के लिए बोलते हैं जो गंदी होती है, ठीक है, जो बेकार चीज़ें होती है उनके लिए हम स्टफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको बोलना है कि इन सारी चीज़ों में मत पढ़ो, इन सारी चीज़ों में मतलब बेकार चीज़ों में तुम मत पढ़ो, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गेट इनटू दिस स्टफ, डोंट गेट इनटू दिस स्टफ्स, है ना। अगर हमको बोलना है चीज़ों तो हम बोलेंगे स्टफ्स, डोंट गेट इनटू दिस स्टफ्स, मतलब इन सारी चीज़ों में तुम मत पढ़ो। तो यहाँ पर इसने बोला है आई एम एडिक्टेड टू दिस स्टफ, मतलब मैं ऐसी चीज़ों का आदी हूँ, ठीक है। आई सेड मतलब ऑथर बोलता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पॉइंटिंग टू द कप, मतलब उसने पॉइंट किया कप को। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, इशारा करना। पॉइंटिंग टू द कप, कप की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैं ऐसी चीज़ों का एडिक्शन है, मुझे ऐसी चीज़ों से मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों की लत है। किसके लिए बोल रहा था वो, कॉफ़ी के लिए बोल रहा था। पॉइंटिंग टू द कप, और फिर बोलता है नॉट गुड, मतलब ये अच्छी तो नहीं है, ठीक है, नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है। अगला हमारा सेंटेंस है वर्स थिंग्स टू बी एडिक्टेड टू, केशव सेठ, मतलब केशव ने क्या बोला कि वर्स थिंग्स, वर्स मतलब क्या होता है, जो खराब चीज़ें होती है उनको हम वर्स बोलते हैं, मतलब बकवास चीज़ें। वर्स थिंग्स, बुरी चीज़ जो होती है वो उनकी लत लग ही जाती है, ऐसे बोला केशव ने। वर्स थिंग्स टू बी एडिक्टेड टू, मतलब ख़राब चीज़ों की लत लग ही जाती है, केशव ने ऐसा कहा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, आई सेड, मतलब जो ऑथर है वो बोलता है हाँ, जैसे कि हो गया सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब की भी चीज़ें, इन सब ख़राब चीज़ों की लत लग जाती है, ठीक है। वो किसने बोला, ये बोला है ऑथर ने। फिर अगला हमारा सेंटेंस है लव दिस टाइम ही विस्पर्ड, मतलब वो फुसफुसाया, इस टाइम वो फुसफुसाया। कौन, केशव। केशव ने बोला कि लव, क्या बोला उसने कि हाँ लव भी है जो एडिक्टेड होता है, जिसकी हमें लत लग जाती है। लव दिस टाइम ही विस्पर्ड, ही विस्पर्ड मतलब उसने बोला, किसने, केशव ने। केशव ने बोला, केशव ने फुसफुसाया, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, तो केशव ने फुसफुसाया कि लव, लव भी एडिक्टेड होता है। अगला हमारा सेंटेंस है आई लाव्ड सो हार्ड, मतलब जो ऑथर है वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज़ोर से हंसा, मतलब जितना मेरे में दम था। सो हार्ड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से हंसना, बहुत तेज हंसना। आई लाव्ड सो हार्ड, आई लाव्ड सो हार्ड, मतलब मैं बहुत ज़ोर से हंसा। कॉफ़ी स्पील्ड
आउट ऑफ माई नोज, कॉफ़ी स्पिल्ड आउट ऑफ माई नोज, मतलब जो कॉफ़ी थी, जो कॉफ़ी पी रहा था ना ऑथर, तो वो कॉफ़ी भी उसके नाक से बाहर निकल गई। ठीक है, जैसे हम कुछ भी पीते हैं और एकदम से हमको छींक आ जाती है या फिर एकदम से हम हंसते हैं ज़ोर से, तो जो हम चीज़ पी रहे होते हैं ना, जो भी ड्रिंक हम ले रहे होते हैं, वो कभी कभी हमारे नाक से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो उस टाइप से वो भी कॉफ़ी पी रहा था, तो उससे उसके नाक से स्पीड आउट हो गई थी। स्पीड आउट का मतलब क्या होता है? नाक से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो ये कितने अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं, जैसे कि स्पीड आउट हो गया, कि किसी चीज़ का बाहर निकलना ऐसे। तो आपको ये वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डीप आई सेड। क्या बोला ऑथर ने? डीप आई सेड। डीप मतलब गहरा लव, लव के बारे में बोल रहा था ना वो, कि हाँ लव भी एडिक्टेड होता है। तो ऑथर एक बार तो ज़ोर से हंसा, तो उसकी कॉफ़ी बाहर निकल गई, और फिर बोलता है डीप आई सेड, मतलब लगता है कि गहरा है तुम्हारा लव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एंड पैटेड द बैक ऑफ हिज हैंड ऑन आर्म रेस्ट। पैटेड करना मतलब क्या होता है? पैट करना मतलब होता है थपथपाना। ठीक है, एंड पैटेड द बैक ऑफ हिज हैंड। पैट करना क्या होता है? पैट करना होता है थपथपाना। तो बैक ऑफ हिज हैंड मतलब जो हथेली का पीछे का हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे हाथ का, बैक ऑफ हैंड, उसको ऑथर ने थपथपाया। केशव का जो हाथ था आर्म रेस्ट पर उसने रखा हुआ था। आर्म रेस्ट मतलब मैंने बताया कि जो हमारी चेयर के हैंडल होते हैं उनको हम आर्म रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारी आर्म्स को या फिर हमारी भुजाओं को उस पे रख के हम आराम ले सकते हैं उससे, इसलिए हम आर्म रेस्ट बोलते हैं उसको। तो उस पे उसका हाथ रखा हुआ था केशव का, तो हमारे ऑथर ने उसको थपथपाया कि डीप मतलब तुम्हारा लव काफ़ी डीप है, ऐसे करके उन्होंने हाथ थपथपाया। अगला हमारा सेंटेंस है दैट इज़ सो डीप बडी। क्या बोला उसने? दैट इज़ सो डीप बडी, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा है, मतलब यह बहुत गहरा है, ऐसे बोला है ना। बडी मतलब होता है जस्ट हम फ्रेंड को बोल देते हैं इंग्लिश में, बडी, ड्यूड, ये वाला हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसने बोला दिस इज़ सो डीप बडी, मुझे मतलब ये बहुत गहरा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई गेस द कॉफ़ी इज़ंट सो बैड देन। क्या बोला ऑथर? क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि कॉफ़ी है ना फिर इतनी बुरी नहीं है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितना कि लव होता है। तो क्या बोला उसने? आई गेस। आई गेस मतलब मेरा अंदाज़ा है या फिर मुझे लगता है। द कॉफ़ी इज़ंट सो बैड देन मतलब कॉफ़ी इतनी बुरी नहीं है फिर। कॉफ़ी इज़ नॉट सो बैड देन मतलब कॉफ़ी इतनी बुरी नहीं है फिर तो। अगला सेंटेंस है ही रेन अ हैंड थ्रू हिज हेयर। ही रेन अ हैंड थ्रू हिज हेयर, मतलब रेन का मतलब क्या होता है? जो रन का है वो सेकेंड फॉर्म है, मतलब दौड़ना, तो दौड़ाया हो गया रेन का मतलब। तो रेन, हाथ को अगर हम यहाँ पर रेन करते हैं अपने बालों में, तो ऐसे हम हाथों को फेरते हैं। ठीक है, तो इसने बोला ही रेन अ हैंड थ्रू हिज हेयर, अपने बालों में हाथ को फेरा। ठीक है, नेक्स्ट है एंड टच्ड द गोल्ड स्टड इन हिज लेफ्ट ईयर। और जो उसके लेफ्ट ईयर के अंदर, लेफ्ट ईयर के मतलब बाएं कान के अंदर जो एक गोल्ड स्टड, जो एक सोने का स्टड पहना हुआ था, जो एक छोटा सा कान में पहनने का होता है, उसको हम स्टड बोलते हैं। तो उसने जो सोने का स्टड पहना हुआ था अपने बाएं कान में, उसको उसने टच किया। एंड टच्ड द गोल्ड स्टड इन हिज लेफ्ट ईयर, इन हिज लेफ्ट ईयर। तो उसने जो अपने बाएं कान में गोल्ड स्टड पहन रखा था उसको उसने टच किया। ठीक है, हाथ फेरते हुए ऐसे ऐसे हाथ फेरा पहले तो उसने अपने बालों में, और फिर क्या किया? गोल्ड स्टड को टच किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग केशव। ये हमारा ऑथर पूछता है कि तुम अपना जीवन चलाने के लिए या फिर तुम अपना पेट भरने के लिए क्या करते हो, जीने के लिए क्या करते हो, क्योंकि सबको जीना होता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, खाना चाहिए होता है, रहना चाहिए होता है। तो क्या बोला उसने कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। ये हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि तुम क्या करते हो, जिसकी जगह हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, मतलब तुम अपने खर्चा चलाने के लिए क्या करते हो। तो उसने बोला व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग केशव।
मतलब केशव तुम अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करते हो। आई सेड मतलब ऑथर ने बोला। तो क्या बोला उसने, केशव बोलता है आई टीच मतलब क्या होता है, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम फ्रॉम योर कॉलेज IIT दिल्ली 2013 बैच। तो केशव क्या बोलता है कि मैं आपके कॉलेज से हूँ, IIT दिल्ली जो आपका कॉलेज है उससे हूँ, 2013 बैच का, ठीक है। 2013 में उसका सिलेक्शन हुआ होगा IIT में, तो उसने वहाँ पर IIT दिल्ली को ज्वाइन किया होगा। तो आई एम फ्रॉम योर कॉलेज IIT दिल्ली 2013 बैच मतलब मैं 2013 बैच का कौन हूँ, तुम्हारे कॉलेज से हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ऑथर है हमारे चेतन भगत वो भी IIT दिल्ली पास आउट है, इसलिए केशव ने ऐसा बोला, क्योंकि वो वेल नोन ऑथर है। तो ऑब्वियसली केशव को उसके बारे में पता होगा कि उसने अपना जो कॉलेज है वो कहाँ से पास आउट किया है। तो उसको पता था कि हाँ चेतन भगत का कॉलेज भी IIT दिल्ली है, तो उसने बोला कि आई एम फ्रॉम योर कॉलेज IIT दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है You just reminded me how old I am. We both laughed. You just reminded me how old I am. ये ऑथर बोल रहा है, चेतन भगत है, वो बोल रहा है कि तुम मुझे मुझे याद दिला रहे हो, ठीक है। तुमने मुझे जस्ट याद दिला दिया कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। वी बोथ लाफ्ड, क्योंकि जब 2013 बैच का केशव था तो उससे कहीं ज़्यादा पहले का पास आउट होगा चेतन भगत। तो वो बोलता है कि यू जस्ट रिमाइंडेड मी हाउ ओल्ड आई एम मतलब मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ। और वो दोनों हंसने लगे। वी बोथ लाफ्ड मतलब हम दोनों हंसने लगे। वी बोथ लाफ्ड हम दोनों हंसने लगे। अगला हमारा सेंटेंस है एक्चुअली आई माइट हैव अ स्टोरी फॉर यू ही सेड। क्या बोला, एक्चुअली आई माइट हैव अ स्टोरी फॉर यू ही सेड। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, और माइट का मतलब होता है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, एक्चुअली आई माइट हैव अ स्टोरी फॉर यू। तो जो केशव है वो बोलता है मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है ये ऑथर है तो ये कहानियाँ लिखता है, स्टोरीज लिखता है। तो केशव ने बोला कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक स्टोरी है, स्टोरी हो सकती है। मतलब आई माइट हैव अ स्टोरी फॉर यू मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी हो सकती है। आगे क्या बोलता है, ही सेड मतलब कि उसने कहा, जो केशव था उसने कहा चेतन भगत से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ओ नो नॉट अगेन आई ब्लर्टेड आउट का मतलब बता देती हूँ पहले। ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है। ज़ोर से चिल्लाना उसको बोलते हैं ब्लर्टेड आउट, मतलब ज़ोर से बोलना किसी को कि ओ नो नॉट अगेन आई ब्लर्टेड आउट, ठीक है। कि अरे नहीं, फिर से नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ये स्टोरी जो है तुमने बोला तो मुझे फिर से नहीं चाहिए। आई ब्लर्टेड आउट, मैं ज़ोर से मैं चिल्लाया, ठीक है। ब्लर्ट का मतलब क्या होता है, ज़ोर से चिल्लाना। तो आई ब्लर्टेड आउट। तो देखना कितना अच्छा यहाँ पे फिर फ्रेज है, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना। अगला हमारा सेंटेंस है एग्जॉस्टेशन हैड मेड मी फॉरगेट माई मैनर्स। एग्जॉस्टेशन का मतलब होता है थकान, वो उसको बहुत ज़्यादा थकान आ रही थी ऑथर को, वो इवेंट से आया था तो उसको इतना सारा थकान आ रही थी तो उसने उसको मैनर्स बुला दिए अपने बोलने के। तो क्या बोल रहा है, ऑथर खुद लिख रहा है कि एग्जॉस्टेशन हैड मेड मी फॉरगेट माई मैनर्स मतलब जो एग्जॉस्टेशन था, जो थकावट थी मेरी, उसने मेरे मैनर्स मुझे भुला दिए। मैनर्स मतलब जो बात करने का तरीका होता है उसको वो भूल गया था, क्योंकि उसको बहुत थकान आ रही थी, इसलिए वो एकदम से ऐसे ज़ोर से चिल्लाया ओ नो नॉट अगेन मतलब नहीं, मुझे अब फिर से नहीं लिखनी है स्टोरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ओ सॉरी आई डिडंट मीन टू बी रूड। फिर वापस जो अपना ऑथर है वही बोलता है कि माफ़ करना, क्योंकि वो ऐसे ज़ोर से चिल्ला दिया था। तो उसने बोला कि ओ सॉरी आई डिडंट मीन टू बी रूड मतलब मेरा तुम्हारे साथ में असभ्य तरीके से व्यवहार करने का मकसद नहीं था या फिर इरादा नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू बी रूड। आई डिड नॉट मीन टू बी रूड का मतलब है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ गंदे तरीके से बात करूं, मतलब असभ्य तरीके से बात करूं। तो उसके लिए ऑथर जो है वो केशव से माफ़ी मांग रहा था। ओ सॉरी आई डिडंट मीन टू बी रूड, ओ मुझे माफ़ करना, मेरा तुम्हें ऐसे
असभ्य तरीके से बात करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, पर वो थक रहा था तो उसने ऐसे बोल दिया कि हाँ मुझे स्टोरी नहीं सुननी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट्स फाइन ही सेड, मतलब उसने बोला कोई बात नहीं। इट्स फाइन का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं। ही सेड मतलब जो केशव था उसने बोला कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं। एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो उसने दोनों हाथ को एक साथ रगड़ते हुए बोला कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं। एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, और उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ा, ठीक है। किसने, केशव ने। नेक्स्ट वहाँ सेंटेंस है ही इज़ स्टेयर्ड एट द सीट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही इज़ स्टेयर्ड एट द सीट इन फ्रंट ऑफ हिम। इसका मतलब क्या होता है कि वह अपने जो सामने एक सीट थी, अपने सामने वाले सीट को घूर रहा था। स्टेयर का मतलब क्या होता है, STARE, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाई है, ही इज़ स्टेयर्ड एट द सीट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। स्टेयर्ड मतलब है अपनी सामने वाली सीट को वो घूरने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम टायर्ड माइंड इफ आई रेस्ट, आई सेड मतलब ऑथर ने बोला कि आई एम टायर्ड मतलब मैं थक चुका हूँ, मैं थक गया हूँ। माइंड इफ आई रेस्ट का मतलब होता है कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं रेस्ट करूँ। माइंड इफ़ आई रेस्ट मतलब क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं रेस्ट करूँ। हमको कोई भी चीज़ कभी भी बोलनी हो ना, ऐसे कि क्या आपको बुरा लगेगा मैं ये करूँ, क्या आपको बुरा लगेगा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो हम कैसे बोलेंगे माइंड इफ़ आई सीट हियर, मतलब क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो हमें अगर किसी को पूछना है बुरा लगेगा तो हम क्या करते हैं, तब हम माइंड इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस स्टोरी से जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको उठा के अपने और भी दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उसने क्या बोला, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। माइंड इफ़ आई रेस्ट, आपको बुरा लगेगा क्या अगर मैं रेस्ट करूँ। आई सेड मतलब ऑथर ऐसा बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, पर अब क्या है कि मैं थक गया हूँ, तो आपको बुरा लगेगा क्या मैं रेस्ट करता हूँ। तो आगे हमारा सेंटेंस है ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मतलब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही डिडंट रिस्पॉन्ड, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब कोई उत्तर नहीं दिया। केशव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। आई शट माई आइज़, उधर बोलता है कि मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। आई शट माई आइज़, मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू स्लीप बट आई कुडंट। आई वॉन्टेड टू स्लीप का मतलब क्या होता है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैं सोना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्लीप, मैं सोना चाहता था। बट आई कुडंट, पर नहीं सो सका। बट आई कुड नॉट, कुडंट का मतलब क्या होता है, कुड नॉट मतलब नहीं सो सका। आई वॉन्टेड टू स्लीप बट आई कुडंट, मैं सोना चाहता था बट नहीं सो सका, ठीक है। अगला सेंटेंस है द overdose of caffeine and guilt prevented me to dozing off. The overdose of caffeine, overdose क्या होता है, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना, खा लेना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरडोज। तो द ओवरडोज ऑफ कैफीन मतलब उसने 2 कप जो है वो घटक लिए थे कॉफ़ी के, गल्प्ड डाउन कर लिए थे। हमने एक फ्रेजल वर्ब देखी थी, गल्प्ड डाउन, तो उसने गल्प डाउन कर लिए थे 2 कैफ़े जो कॉफ़ी के जो कप्स थे, तो उससे ओवरडोज हो गया था कैफ़ीन का। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है जो हमको मतलब हमको जगाए रखता है, ठीक है। एंड गिल्ट प्रिवेंटेड मी टू डोजिंग ऑफ, और गिल्ट मतलब क्या होता है, किसी के लिए हमको ख़राब लगना। अगर हम किसी के साथ में बेकार सा व्यवहार कर लेते हैं तो बैड बिहेवियर के लिए हमको गिल्ट फील होता है, मतलब हमको गंदा लगता है कि यार हमने ऐसा क्यों किया। तो गिल्ट हो रहा था उसको क्योंकि उसने एकदम से चिल्ला दिया था कि नहीं मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी स्टोरी, तो गिल्ट हो रहा था उसको। तो गिल्ट प्रिवेंटेड मी टू डोजिंग ऑफ, प्रिवेंट का मतलब होता है कि किसी से बचाव, ठीक है, रोकना। तो क्या बोलता है कि द ओवरडोज ऑफ कैफीन एंड गिल्ट प्रिवेंटेड मी टू डोजिंग ऑफ। तो डोजिंग ऑफ का भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो झपकी होती है उसको हम डोज ऑफ बोलते हैं। डोज ऑफ मतलब क्या होता है, झपकी लेना,
ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसे बोलना हो कि मैंने झपकी ली तो मैं क्या बोलूँगी, आई डोज्ड ऑफ। मैंने थोड़े टाइम के लिए झपकी ली तो मैं क्या बोलूँगी, या फिर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं थोड़े टाइम के लिए सो गई थी तो क्या बोलूँगी, आई डोज्ड ऑफ फॉर सम टाइम। मैं थोड़े टाइम के लिए सो गई थी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है द ओवरडोज ऑफ कैफीन एंड गिल्ट प्रिवेंटेड मी टू डोजिंग ऑफ। मतलब जो कैफीन का, जो कॉफ़ी मैंने पी थी उसमें जो कैफीन था उसका ओवरडोज, और जो गिल्ट था, जो मुझे ख़राब लग रहा था उससे बात करके कि मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था, तो उसने प्रिवेंट किया मुझे सोने से, ठीक है, झपकी लेने से, डोजिंग ऑफ से, ठीक है। तो प्रिवेंट मी मतलब मुझे रोका, ओवरडोज ऑफ कैफीन और गिल्ट ने मुझे सोने नहीं दिया, मुझे सोने से रोका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई ओपनड माई आइज़ आफ्टर 20 मिनट। मतलब मैंने 20 मिनट के बाद में अपनी आंखें खोली। आई ओपनड माई आइज़ आफ्टर 20 मिनट्स। मैंने 20 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। सो होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम पर मिलते रहें, और आपका एक भी स्टोरी का एक भी पार्ट जो है वो बीच में से स्किप ना हो, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी चलने वाली है। सो आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी सीखी होगी, इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स इन्होंने यूज़ किए हैं, और इतने सारी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी वोकेबलरी भी हमको नई नई पता चली है कि किसको क्या बोलते हैं। सो मुझे लगता है कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। इसमें आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।